अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और मुझे कमेंट करके भी आप बताएं कि ये नावल आपको कैसा लग रहा है। तो हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अच्छा बताओ, नाश्ते में क्या खाओगी? नानो ने प्यार से पूछा। मेरी प्यारी नानो के हाथ के आलू के पराठे और क्या? शानी चुटहारे लेते हुए बोली। अरे वाह, क्या याद दिला दिया। अभी बनाती हूँ। अर्तज़ा को भी बहुत पसंद है। तुम्हारे जाने के बाद तो उसने कोई भी फरमाइश करना ही छोड़ दिया। चलो आज तुम्हारे बहाने वो भी खा लेगा। बस इतना कहकर दादो बाहर जाने लगी। मुझे तुमसे ज़रा सी बात करनी थी, बुरा मत मनाना। यह तुम जिससे फ़ोन पर बातें करती हो वो कौन है? वो कभी भी किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन रात को अर्तज़ा की बेचैनी देखकर वो पूछे बिना न रह सकी। मेरा मंगेतर है नानो। छुपाने का कोई फ़ायदा ना था, इसलिए उसने नानो को हकीकत बताई। नानो, यहाँ आपके पोते से मैं तलाक लेने आई हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ, जिस तरह से वो बढ़ गया था 4 साल पहले। शानी ने कहा। नहीं शानी बेटा, वो नहीं आगे बढ़ा, वो वहीं खड़ा है जहाँ तुम उसे छोड़ कर गई थी। और कोई ज़रूरत नहीं है तलाक लेने की। बहुत ही नापाक लफ्ज़ है ये। खबरदार जो आइंदा तुमने ये नाम लिया। और अर्तज़ा को बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हारा मंगेतर था। मैं तुम्हारे बाप से रुखसती की बात करती हूँ। दादो फैसला सुनाकर बाहर जाने लगी। उनके चेहरे पर घबराहट वाजिया थी। वो अपने पोते को एक बार फिर से अंधेरे की नज़र नहीं कर सकती थी। अभी कल ही तो उसने जीना शुरू किया था। उसने दादो को नहीं रोका। रोकने का कोई फ़ायदा ही नहीं था और ना ही कमरे से निकली। फिर तकरीबन दिन के वक्त उसने एक फ़ैसला किया। उसे यकीन था अर्तज़ा अब तक जा चुका होगा। उसने अपने बैग से तलाक के कागजात निकाले और मामू के कमरे में चली गई। मामू, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर कहा। बेटा आओ ना, क्या बात करनी है? उन्होंने इसे अपने पास बिठाया। एहसन साहब को कभी भी बेटी की कमी महसूस ना हुई, क्योंकि अपनी बहन के इंतकाल के बाद उनकी आखिरी निशानी शानी हमेशा के लिए उनके पास आ गई। शानी की परवरिश उन्होंने खुद की थी। अर्तज़ा इससे उम्र में 10 साल बड़ा था। वो सिर्फ 4 साल की थी जब उसके बाप से उसे अपने लिए, अपने बेटे के लिए हमेशा के लिए मांग लिया था। इस वक्त उस रिश्ते पर किसी ने एतराज़ ना किया और अर्तज़ा को लंदन हाई स्टडी के लिए भेजा जा रहा था। जब उसने ये शर्त रख दी कि जब तक उसका निकाह शानी से नहीं पढ़ाया जाता तब तक वो लंदन नहीं जाएगा, और इस तरह से शानी हमेशा हमेशा के लिए अर्तज़ा के नाम लिख दी गई। शानी ने अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर अपने मामू के सामने रखे। तलाक के कागजात देकर हसन साहब परेशान हो गए। मामू, मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे यकीन है आप इस फैसले में अपनी बेटी का साथ ज़रूर देंगे। बस इतना कहकर पेपर उनके सामने रखकर वो बाहर चली गई। आज भी अर्तज़ा जल्दी घर वापस आया था। घर आकर देखा तो दादो शानी को कोई बात समझा रही थी। दादो की आंखों में आंसू देखकर उसे कुछ अजीब सा लगा, जबकि बाबा खामोशी से इसके साथ बैठे थे। इसका इरादा पहले फ्रेश होने का था। इससे पहले अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वो चाहता था कि शानी और दादो जो बात कर रहे हैं वो सुकून से कर लें। अर्तज़ा बेटा यहाँ आओ, उन पेपर पर साइन कर दो। बाबा की आवाज़ पर वो पलटा। जी बाबा, कहें कहाँ साइन करने हैं? उसने अपनी जेब से पेंसिल निकाले हुए कहा। उसे लग रहा था कि कोई ऑफिस के कोई इम्पोर्टेंट फाइल है जिस पर साइन करना है। यहाँ उनके कागजात पर बाबा ने कागज़ उसके सामने रखे। अपने सामने तलाक के कागजात देखकर उससे इस तरह से लग रहा था जैसे उसे कोई अंधेरे में धकेल रहा है। उसने बेयकीनी से शानी की तरफ देखा, लेकिन वो इसकी तरफ नहीं देख रही थी। गुस्से से माथे की रगें बाहर आ गई। अभी कल ही तो इसकी खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में वापस आई थी और ये बेरहम लड़की इससे इसकी खुशियाँ छीन रही थी। वो बेयकीन सा उसे देखते हुए सोफे पर बैठ गया। उसने बारी बारी सामने बैठे तीनों नक्कोश को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके जान से प्यारे बाबा इसके सामने बैठकर उसकी जान निकाल रहे थे। क्या वो इसके 4 साल के हालात से बेखबर थे? नहीं, ऐसा तो नहीं था। वो तो सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि उसने शानी का कितना इंतज़ार किया है, कितना तड़पा है उसके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बजाय शानी का साथ दे रहे थे। क्यों? गुस्से से इसके माथे की रगें तन गई। बाबा ने इसके सुर्ख चेहरे से उसके गुस्से का अंदाज़ा लगाया, लेकिन फिर भी वो शानी का साथ दे रहे थे। बेटा जल्दी से साइन करो इन कागजात पर, बाबा ने फिर से कहा। इसने
गुस्सैली निगाहों से अपने बाप को देखा जो इससे अपने हाथ से अपने बेटे की जान ले रहे थे। ज़िद्दी, बदतमीज़, नाफरमान तो वो बचपन से था। वो बाबा की बात ज़रूर सिर्फ़ तब मानता था जब उसे अपना कोई मतलब होता। बाबा की दूसरी शादी करते ही वो उनसे दूर हो गया था, लेकिन शानी के जाने के बाद वो एक बार फिर अपने बाबा के करीब आ गया। उसने सबकी तरफ देखा, फिर पुरसकून सा होकर सोफ़े के साथ टेक लगाकर टेबल पर टाँगें रखकर बैठ गया। बाबा ने हैरानगी से इसकी 4 साल पहले वाला अंदाज़ देखा। फिर इसने बाबा और दादों को इग्नोर करके सीधा शानी की तरफ देखा। तो तुम यहाँ मुझसे तलाक लेने आई हो? इसके इस तरह से देखने पर एक बार तो रुशाने का दिल ज़ोर से धड़का, लेकिन ये वक़्त डरने का नहीं बल्कि मुकाबला करने का था। उसे अपनी खुशी के लिए खुद ही आगे बढ़कर उस इंसान का मुकाबला करना था। तो फिर वो चुप क्यों रहती? जी हाँ, मुख्तसर सा जवाब आया। गुस्सा ज़ब्त करने की वजह से इसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। क्यों? फिर सवाल पूछा। देखो अर्तज़ा, मेरी बात सुनो। बाबा ने कुछ कहना चाहा। देखिए बाबा, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। प्लीज़, ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, आप बीच में मत बोलें। इसके लहजे में बदतमीज़ी साफ वाज़ेह थी। इन 4 सालों में बाबा को कहाँ उसके इस लहजे की आदत रही थी। इसे इस तरह से बदतमीज़ी करते देखकर बाबा खामोश हो गए। हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, क्यों चाहती हो मुझसे तुम तलाक? गुस्से से पूछा। क्योंकि मैं उस रिश्ते को नहीं निभाना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ। मैं शादी करना चाहती हूँ। इस बार शानी ने नज़रें चुरा कर कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बात अर्तज़ा के सामने करना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं था। कौन है वो जिससे तुम शादी करना चाहती हो? लहजे में इतनी नफ़रत थी कि कोई गैर भी नोट कर लेता। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप बस मुझे इस नामी-गिरामी रिश्ते से आज़ाद करें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुज़ार पाऊँ। शानी ने जवाब दिया, मुझे मतलब है। अर्तज़ा तड़ते हुए सोफ़े से उठा और ज़ोर से हाथ में पकड़ा अपना मोबाइल ज़मीन पर फेंका। मुझे मतलब है मिसेज़ अर्तज़ा हैदर, मुझे इसका कत्ल करना है। मैं जान से मार डालूँगा उस इंसान को जो मेरे अलावा तुम्हें चाहेगा। आँखें नोच लूँगा उसकी जो तुम्हें देखेगा। बताओ मुझे, कौन है वो? मैं तो देखो कौन है जो अर्तज़ा हैदर की चीज़ पर अपनी नज़र रख रहा है। अर्तज़ा गुस्से से धड़ा। मिस्टर अर्तज़ा हैदर, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, इंसान हूँ, और मुझे मेरी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। वो इसी के अंदाज में चिल्लाते हुए बोली। इसकी बात सुनकर वो ज़रा सा मुस्कुराया। हाँ, इंसान हो, लेकिन हो तो मेरी। हाँ, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने का हक है, लेकिन वो हक अगर मैं तुम्हें दूँ तो। और अब से तुम्हें तुम्हारे सब हकूक़ मिलेंगे। बाबा, रुख़्सती की तैयारी कीजिए। मैं अब रुख़्सती चाहता हूँ। वैसे भी बहुत वक्त गुज़र चुका है। मैंने इसे ज़रूरत से ज़्यादा ढील दे दी है। सबसे ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएगी। अर्तज़ा कहते हुए बाहर जाने लगा। मैं किसी कीमत पर उनसे शादी नहीं करूँगी। मामू, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं सिर्फ़ एक हफ़्ते के लिए आई हूँ। मैं चली जाऊँगी यहाँ से वापस। इनसे ही मेरी ज़िंदगी आज़ाद कर दें। मैं मज़ीद मुश्किलात का सामना नहीं कर सकती। मामू, आप चुप क्यों खड़े हैं? नानो, आप तो कुछ बोलें। ये सब कुछ क्या हो रहा है? रोशानी ने दोनों को मुखातिब करते हुए कहा। शानी बेटा, तुम इसकी ज़िद जानती हो ना? नानू ने इसे समझाना चाहा। क्या मतलब है नानो, उनकी ज़िद क्या? मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है क्या? मेरे कोई ख्वाब नहीं है, या मुझे जीने का हक़ नहीं है? मुझे किसी कीमत पर उनसे शादी नहीं करनी, बता दीजिएगा उन्हें। तलाक तो मैं हर कीमत पर लेकर रहूँगी, और अब मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। बस इतना कहकर वो अपने कमरे में बंद हो गई। कमरे में आकर ना चाहते हुए भी वो बिल्क बिल्क कर रोने लगी। उसने कितनी आसानी से सोच लिया था कि अर्तज़ा से वो तलाक मांग लेगी तो वो उसे छोड़ देगा। क्या इतना आसान था ये सब कुछ करना? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर तलाक मांगने आई थी। वो जो बचपन से उसकी आंखों में देखने से डरती थी, मोहब्बत नाम से भी वो वाकिफ़ ना थी। वो जब उस शख्स ने उसको कहा था कि वो उससे मोहब्बत करता है, इस पर सिर्फ़ उसका हक़ है, कितनी आसानी से वो उसके दिल और दिमाग पर छा गया था। वो अपने अलावा कभी किसी को इतना हक़ ना दे पाई थी कि इसके ख़वासों पर वो छा सके। वो तो दादो को भी उससे प्यार करने से मना करता था। वो कहा करता था, दादो इससे प्यार ना करें, ये ना हो कि ये आपको मुझसे ज़्यादा चाहने लगे। मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ़ मुझसे मोहब्बत करे। कितना मतलबी था यह शख्स, इतना खुद गर्ज़ कि इसे सिर्फ़ अपनी ज़ात तक महदूद रखना चाहिए था।
वो इसे कॉलेज में सहेलियाँ तक नहीं बनाने देता था। उसका कहना था कि वही उसका दोस्त है, वही इसका साथी है, वही इसका हमसफ़र है। उसे अपनी हर प्रॉब्लम इससे शेयर करनी चाहिए। वो इसके ज़हन पर इस हद तक सवार था कि रोशानी की हर सोच इससे शुरू होकर उस पर ख़त्म होती थी। मैंने तुम्हें कहा था वहाँ पर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर जो भी है, मैं सब कुछ कर लूँगा, तुम वापस आ जाओ। खुद टेंशन लेकर और रो रो कर अब उसने तंजील को बता दिया और इसने फ़ैसला कर दिया था, नहीं तंजील मैं ऐसे वापस नहीं आ सकती, उसे मुझे तलाक देनी होगी। अगर नहीं दी तो कोर्ट के थ्रू में। शानी, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें तलाक दे देगा, वो भी इस हालत में जब तुमसे तलाक मांग रही हो और वो रुखसती की बात कर रहा हो। तुम परेशान मत हो, मैं पाकिस्तान आने की कोशिश करता हूँ। तंजील ने मसला का हल बताया। नहीं तंजील नहीं, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। तंजील की बात सुनते ही अर्तज़ा की बात याद आ गई कि वो इसे जान से मार देगा और वो ऐसा कर सकता था। कोई इसे एक नज़र देख लेता, अर्तज़ा इसकी जान खतरे में डाल देता और शानी ने तंजील की जान पर रिस्क नहीं ले सकती थी। अर्तज़ा ज़िद में आकर क्या करता है ये इसे खुद भी पता ना चलता था। अभी वो तंजील से बात कर रही थी कि एकदम से दरवाज़ा खुला। अर्तज़ा तेज़ी से चलते हुए इसके करीब आया और इसके कान से फ़ोन उतार कर ज़मीन पर इतनी ज़ोर से मारा कि इसके कहीं टुकड़े हो गए। ये तुम्हारी आखिरी गलती है, मैं मिसेज़ अर्तज़ा हैदर, बेहतर होगा कि तुम 4 साल पहले वाली हुई रोशना बन जाओ, वरना मुझे बिगड़े हुए बच्चों की अकल ठिकाने लगाने आती है। खबरदार जो तुमने इस आदमी से बात की, इससे तो क्या, जब तक तुम्हारी रुखसती मेरे कमरे में नहीं हो जाती तब तक तुम अपने बाप से भी बात नहीं कर सकती। और खबरदार जो घर से बाहर कदम निकाला। बस इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। रोशानी ने जो अपने आप को इसके सामने बहादुर साबित करने की कोशिश कर रही थी, इसकी बातों से सहम कर रह गई। वो गुस्से से भरा कमरे से निकला और सीधा दादी की तरफ आया, जो कमरे में अभी कुछ देर पहले ही नमाज अदा करके बैठी थी। दादो, आप इतने आराम से बैठी हैं, रुश्ती की तैयारी करें। वो इनके पास आकर बैठा और कहने लगा, अर्तज़ा बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो वो नहीं मानेगी, वो पहले ही तुमसे गुस्सा है, नाराज़ है, और ऐसे में तुम उसकी मर्ज़ी के खिलाफ रुख्सती मांग रहे हो, और रुख्सती में उसका बाप तो होना चाहिए, यहाँ पर कोई नहीं है। दादी ने उसे समझाने की कोशिश की। दादी ने कहा, मैं उसका बाप शामिल था नहीं ना, तो फिर रुश्ती में भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात उसकी नाराज़गी की है दादो, तो आप जानती ही हैं, मैं उसे मना लूँगा। एक गलती मैंने उसकी जगह किसी और को देकर कर दी, और दूसरी गलती उसे करने दूँ ताकि वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए। नहीं दादो, मैं उसकी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर दूरी नहीं। आप उठें और रुश्ती की तैयारियाँ करें। दादो को समझाकर वो कमरे से बाहर निकल गया। दादो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उनका पोता था, दूसरी तरफ उनकी इकलौती नवासी थी। वो जानती थी कि इस अर्तज़ा अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। इस बार इसने रुख्सती का कह दिया तो अब वो करवा के ही दम लेगा। यही सब सोचते हुए दादो शानी के कमरे में आई। दादो को अपने कमरे में आता देखकर भी दौड़कर उनसे लिपट के रोने लगी। नाना, वो कहता कि वो मुझे नहीं जाने देगा, उसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। वो कहता है वो मुझे किसी से बात नहीं करने देगा, मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा, वो मुझे अपनी कैद में रखना चाहता है। मैं इसीलिए यहाँ वापस नहीं आना चाहती थी, मुझे वापस जाना है, नहीं चाहिए मुझे उससे कुछ भी ना। उनसे कहें कि मुझे वापस जाना है, नहीं रहना मुझे उनके साथ, नहीं रहना मुझे, ना ही मुझे कोई रुख्सती करनी है। शानीन के गले लगती रोने लगी। देखो बेटा, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा। तुम उसकी ज़िद से अच्छे से वाकिफ़ हो। दादू ने उसे समझाना चाहा। क्या मतलब है आपका नानो? अगर वो ज़िद पर अड़ा रहा तो क्या आप लोग उसकी बात मान लेंगे? क्या आप नहीं जानते कि पहले मेरी ज़िंदगी में कितनी तबाही मची है इस शख्स की वजह से? अपना सब कुछ लुटा कर मैं गई थी यहाँ से, अपनी ज़िंदगी, अपनी इज़्ज़त, अपनी मोहब्बत, हर चीज़ बिल्कुल खाली हाथ गई थी मैं यहाँ से, और मुझे यहाँ से भेजने वाला ये शख्स था। बेटा, वो तुमसे मोहब्बत करता है। नानो ने एक और कोशिश की। मोहब्बत? रोशाने ने तंजिया मुस्कुराया। वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है वो तो मैं 4 साल पहले ही देख चुकी हूँ नानो। अब मैं अपनी ज़िंदगी उस शख्स के हाथों बर्बाद नहीं कर सकती। मैं नहीं रहूँगी यहाँ, मुझे जाना है यहाँ से बस। इतना कहकर वो उठी और अपना सामान पैक कर के निकलने के लिए तैयार होने लगी। शानी बेटा, ये क्या ज़िद है? प्लीज़ ऐसे मत करो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम ऐसे चली गई तो अर्तज़ा बिल्कुल पागल हो जाएगा। तुमने 4 साल उसकी ज़िंदगी नहीं देखी, मैंने तो उसे कभी मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। वो ज़िंदा तो था मगर जी नहीं रहा था, लेकिन जब से तुम ही हो आई हो वो कितना खुश रहने लगा है।
मेरे बच्चे की होशियाँ हो तुम प्लीज़, इससे अपना आप मत छीनो। अगर तुम यहाँ से चली गई तो इसके पास कुछ नहीं रहेगा। नानो ने इसे समझाते हुए कहा, लेकिन वो इनकी बात सुनी कहाँ रही थी। इसे तो बस यहाँ से निकलना था। अपना सारा सामान पैक करके वो अपने हैंड बैग में अपना पासपोर्ट ढूंढने लगी, जो वहाँ नहीं था। मेरा पासपोर्ट कहाँ चला गया? यही तो रखा था मैंने। पासपोर्ट कहाँ है नानो? मैंने यहाँ अपने बैग में रखा था तो बताएं, रोशानी ने पूछा। तुम जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? नानो के अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वह जानती हैं कि इसका पासपोर्ट कहाँ है। नानो आप भी उसका साथ दे रही हैं, ये जानते हुए भी कि जुल्म मेरे साथ हुआ है, वो कि मैं बेकसूर हूँ। वो गलत था, गलती उसकी है तो सज़ा मैं क्यों भुगतूँ? याद रखिएगा नानो, आप मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में उस शख्स का साथ दे रही हैं। मैं उसके लिए कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी। अपनी आंखों से आंसू साफ कर दिए वो कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि अर्तज़ा इसे अपना पासपोर्ट ले चुका था। वो कमरे में आई तो अर्तज़ा यहाँ नहीं था। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था, यकीनन वो वहीं पर था। इसके कमरे में ना होने का फ़ायदा उठाते हुए उसने जल्दी से इसकी साइड दराज में अपना पासपोर्ट ढूंढना चाहा, लेकिन उसे काफ़ी मायूसी हुई। फिर उसने उसकी अलमारी खोली और अक्सर वो यहाँ रखा करता था। वो तेज़ी से अपना पासपोर्ट ढूँढने लगी। जब अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो फ़ौरन पीछे मुड़ी। वो बिना शर्ट के सीने पर हाथ बांधे पुरसुकून खड़ा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। शायद वो अभी नहाकर निकला था। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? इसके हुलिये से नज़रें चुराते हुए उसने पूछा, जबकि उसकी इस तरह से नज़र झुकाने पर वो महफूज होकर मुस्कुरा दिया। मेरे पास है, उसने कबूल किया। आपको ज़रा शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? आपने मेरा पासपोर्ट चुरा लिया, शानी ने गुस्से से कहा। शोहर की सब चीज़ों पे उसकी बीवी का हक होता है और बीवी की चीज़ों पर शोहर का। तो सोचा तुम्हारे पासपोर्ट पर मेरा हक है, बस मैंने ले लिया। तुम उसे चोरी तो नहीं कह सकती। वो इसके बिल्कुल करीब आ चुका था। प्लीज़ आप पहले शर्ट पहने फिर बात करते हैं, इसने नज़रें चुराते हुए कहा। तो क्या अब तक तो मेरे साथ जो कर रही थी, शर्ट पहने बगैर बात नहीं हो सकती? इर्तिज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। देखिए प्लीज़ आप अपनी शर्ट पहने फिर बात करते हैं। शानी समझ चुकी थी वो इसके साथ जितनी गुस्से और नफ़रत से पेश आएगी वो इतनी ही ज़िद करेगा, इसलिए उसने समझाने का फ़ैसला किया और वो इसे बताना चाहती थी कि वो तंजील के साथ मंगनी कर चुकी है। बात तो शर्ट पहने बगैर भी हो सकती है। वो उसके मज़ीद करीब हुआ। पहले भी तो करता ही रहा हूँ तुमसे इस तरह से बात। वो एक हाथ से इसके चेहरे के बाल हटाता दूसरे हाथ उसकी कमर के पीछे लिए ले गया और एक झटके से खींचकर उसे अपने करीब किया। छोड़े मुझे, नहीं करनी आपसे मुझे कोई भी बात, छोड़े मुझे। रोशाने को अब उसके कमरे में आने का फ़ैसला गलत लगा। क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बेफ़िक्र रहो, रुखसती से पहले मैं कुछ नहीं करूँगा। अर्तज़ा छोड़े मुझे, रोशानी ने अपना आप छुड़वाते हुए कहा। पहले भी तो आता था तुम्हारे करीब, तब तुम इस तरह से तो नहीं करती थी। पहले बात और थी और शाइनी ने अपना आप छुड़ाने की कोशिश की। हाँ, पहले बात और थी। पहले हमारे बीच 4 साल का ये फ़ासला था, लेकिन अब नहीं रहेगा। बस आज की रात और फिर कल तो मेरी हो जाओगी हमेशा के लिए। फिर अपनी ये मज़ाहमतें अपने कमरे में छोड़कर आना, क्योंकि मेरे सामने नहीं चलेगी। इसके कान के बिल्कुल करीब सरगोशी करते हुए कहा। उसके कान की लो चूमकर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि रोशानी इसके कमरे में आने की वजह से पछता रही थी। घर के नौकर ने तो इसके घर से बाहर निकलने दे रहे थे और ना ही इसे फ़ोन पर किसी से बात करने दे रहे थे। वो शिकायती नज़रों से नानो को देखती, लेकिन वो नज़र झुका लेती। वो यहाँ आकर कैद होकर रह गई थी। इसे ये सब कुछ बाबा पर छोड़ देना चाहिए था, इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसने सोच भी कैसे लिया कि बचपन से इसकी ज़ात को अपने तक महदूद रखने वाला शख्स इसे किसी और का होने देगा। न जाने तंजील इससे बात करने की कितनी कोशिश कर चुका था, लेकिन इसकी भी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी, क्योंकि घर का नंबर उसके पास था नहीं और शानी का फ़ोन वो तोड़ चुका था। मामू ने भी अर्तज़ा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी ज़िद में अड़ा था। अर्तज़ा ने इसे शॉपिंग पर चलने के लिए कहा, जिस पर उसने साफ इनकार कर दिया। अर्तज़ा कंधे हिचकाकर खुद ही निकल गया और जब वापस आया तो इसके हाथ में इसकी पसंद की वेडिंग ड्रेस थी। तुमने ये ड्रेस कल पहनना है ना? मैं ये वेडिंग ड्रेस पहनूंगी और ना ही मैं आपके साथ रुखसती करूंगी। आपको क्या लगता है आप जब चाहें अपनी मनमानी कर लेंगे? बिल्कुल गलत लगता है आपको। मैं नहीं करूंगी आपसे शादी। सुना आपने? वो गुस्से से बोली। देखो शानी, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। कब से मैंने तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त कर रहा हूँ और तुम जानती हो तुम्हें इस तरह से बात करने की आदत है और ना ही मुझे सुनने की। और जहाँ तक बात है रुखसती की, तो वो ज़रूर होगी। शादी तो तुम्हारे मेरे साथ होगी। अगर तुम ये खुद नहीं पहनोगी तो मैं अपने हाथों से पहना दूंगा, लेकिन तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी हर हाल में। वो इसी के अंदाज में कहता हुआ अपने कमरे में जाने लगा। फिर मेरा और वलीमे मैं भी तो मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। तो
फिर उन सब नखरों का कोई मतलब नहीं करती। मैं आपसे कोई प्यार नहीं करनी मुझे आपसे शादी, मैं सिर्फ तंजील से शादी करूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। इससे पहले वो कुछ और कहती कि इर्तिज़ा का हाथ का मुंह बंद कर गया। फिर इतना ज़ोरदार थप्पड़ था कि शानी को संभलने का मौका ना मिला और वो सोफे से जा टकराई। मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी हो, खबरदार जो अपने मुंह से किसी और का नाम लिया टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसके भी तुम्हारे भी। गुस्से से वो धड़ा। कमरे में आकर उसने सबसे पहले शानी के पापा को फ़ोन किया। अंकल, कल आपके बेटी की रुखसती है, मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। जानता हूँ कम वक्त में आप नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। बस इतना कह के उसने फ़ोन बंद कर दिया। इसने इन्हें बात करने का मौका ना दिया। जबकि शानी की रुखसती का सुनकर पापा परेशान हो चुके थे। वो समझ चुके थे कि शानी ने न जाने गलत फ़ैसला कर दिया है। अर्तज़ा इतनी आसानी से खुद से उसे दूर नहीं होने देगा। अब वो ये सोच रहे थे कि वो इस बारे में तंजील को कुछ बताएं कि ना बताएं। उन्होंने बार बार अर्तज़ा के नंबर पर दोबारा फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन ना उठाया। समझ क्या रखा है मुझे, जब दिल करता है टुकराते हैं, जब दिल करता है अपनाते हैं। मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ, एक जीती जागती इंसान हूँ। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, इन्हें पूरा करना मेरा हक है। जैसे आप इस तरह से मुझसे नहीं छीन सकते, और ना ही मैं आपको यह हक खुद से छीने दूँगी। बहुत शौक़ है ना आपको रुखसती करवाने का। अब मैं वो करूँगी जो आप सारी ज़िंदगी याद रखें। खुद से अहद करती वो अर्तज़ा के खिलाफ़ प्लानिंग करने में मसरूफ़ हो गई, जब अचानक कोई उसके साथ आकर बैठ गया। अचानक अपने साथ किसी को महसूस करके रुशानी चौंकी। मेरे ही ख्यालों में इस हद तक गुम हो के मेरे ही आने की खबर नहीं हुई। क्या दावा था? ऐसे यकीन था कि वो इसी के बारे में सोच रही थी। खुशफहमियों से बाहर निकले। मैं आपके बारे में नहीं सोच रही थी, और ना ही आपके बारे में सोचने का कोई इरादा रखती हूँ। रुशानी गुस्से से बोली। ओके फ़ाइन, मत सोचो मेरे बारे में, लेकिन किसी और के बारे में सोचने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो। वो इसी के अंदाज़ में बोला था। मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए, मुझे वापस जाना है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने यहाँ आकर, रुशानी ने गुस्से से कहा। हाँ, लेकिन अब तो तुमने गलती कर दी, अब क्या हो सकता है? अब यहाँ तक आ गई हो तो मेरे कमरे में भी आ जाओ, जो न जाने कितने सालों से तुम्हारा मुंतज़िर है। अर्तज़ा ने बेबाकी की दीवार फलांगते हुए कहा, जिस पर रुशानी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन फिर बोली, ना तो मुझे आपके रूम में आने का कोई शौक़ है, और ना ही आपकी ज़िंदगी में, और ख़ास कर उस कमरे में तो आने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है जहाँ मुझसे पहले आप मेरे हक़ूक़ किसी और के साथ अदा कर चुके हैं। शानी, वो एक गलती थी। अर्तज़ा गुस्से से चिल्लाया। आपकी ये वो गलती मेरे दुखों का अज़ाला नहीं कर सकती। अर्तज़ा, रुशाने ने इसी के अंदाज़ में जवाब दिया। तो मुझे एक मौका तो दो। रुशाने, बिना सफाई पेश करने का मौका दिए तुम मुझे सज़ा नहीं दे सकती। आपने भी मुझे मेरी सफाई पेश करने का मौका नहीं दिया था। अगर आपको याद हो तो रुशाने ने हाथ पुराने हिसाब बेबाक किए। मुझ पर हक जताने से बेहतर होगा आप अपनी गलती पर गौर करें। मैं गलत, मैं गुनहगार, मैं कमीना, मैं धोखेबाज, मैं बेवफा, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। जब तक अर्तज़ा हैदर की आखिरी सांस चलती है तुम अर्तज़ा हैदर की ही कहलाओगी। वो कहते कहते बाहर निकल गया, जबकि रुशाने ने अपनी बेबसी पर रोना शुरू कर दिया, लेकिन वो उस शख्स के सामने कमज़ोर भी नहीं पड़ना चाहती थी। अपनी आंखों में आया आंसू को बेदर्दी से साफ किए इसने उस शख्स का मुकाबला करने का सोचा। बेटा, मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ा है। वो किसी भी हाल में तुम्हें तलाक देने के लिए राज़ी नहीं है। मैंने उसे रुखसती ना करने का कहा तो उसने कह दिया कि इसका मामला है, मुझे बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद भी उसने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को राज़ी नहीं है। एहसन साहब ने बेबसी से कहा, जो अपने बेटे की ज़िद से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। वो जानते थे कि अर्तज़ा किसी भी हाल में रोशानी को नहीं छोड़ेगा। रोशानी जब उसकी कुछ नहीं थी, तब उसने रोशानी पर अपना हक जताया। अब तो वो उसकी बीवी थी, अब तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो ना तो घर से बाहर जा रही थी और ना ही फ़ोन पर बात कर पा रही थी। कल रात उसने ये तक सोचा था कि वो इस पर पुलिस केस करेगी। हो सकता है इस मामले में पुलिस इसकी कुछ मदद कर पाए, लेकिन वो भी इसकी कंडीशन में होता जब अर्तज़ा से घर उसे बाहर निकलने देता है या फ़ोन पर किसी से बात करने देता। अर्तज़ा ने इस पर हर किस्म की पाबंदी लगाई थी, जो ना चाहते हुए भी इसे माननी पड़ रही थी। अब तो वो इसे शॉपिंग के लिए भी मना करके बचता रही थी। अगर वो इसके साथ शॉपिंग पर चली जाती तो किसी न किसी तरीके से वो पुलिस से रब्ता कर सकती थी, लेकिन अब वो भी मुमकिन ना था। जबकि दूसरी तरफ अर्तज़ा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। पहले वो इसके वापस आने की खुशी मना रहा था, तो अब वो अपनी शादी की खुशियों में मगन था, जबकि इसकी प्यारी नानो अपने पोते की बलाएं ले रही थी।
इसकी नानो को भी इसकी कोई परवाह न थी। वो इसका साथ देने के बजाय उसका साथ दे रही थी, ये जानते हुए भी कि इस बार रुशाने हक पर और अर्तज़ा गलत है। आधी रात का वक्त हो चुका था। सुबह उसे अर्तज़ा के कमरे में भेजा जाने वाला था, जो वो नहीं चाहती थी, इसलिए वो आधी रात होने का इंतज़ार कर रही थी। जब सब लोग सो जाएं तो इसने बाबा और तंजील से रब्ता करने के बारे में सोचा था। अपनी सोच के आइन मुताबिक वो तकरीबन 1 बजे के करीब कमरे से बाहर निकली तो यहाँ पर कोई नहीं था। सुकून का सांस लेते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने फ़ोन की तरफ हाथ किया, किसी ने इसका बाजू खींचकर अपने करीब कर लिया। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ये सब कुछ? शानी, सिर्फ एक मौका ही तो मांग रहा हूँ मैं तुमसे। जितनी नरमी से पेश आ रहा हूँ तुम उतना ही मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। इसके बिल्कुल करीब बड़े प्यार से उसे डांट रहा था। छोड़े मुझे, वो गुस्से से चिल्लाई। आहिस्ता बोलो, उसके घर में हमारे अलावा और लोग भी रहते हैं, शानी की नींद खराब हो सकती है। वो इसके कान में धीरे से बोला। अर्तज़ा प्लीज़ छोड़े मुझे। इस बार लहजे में गुस्से से ज़्यादा इल्तिजा थी। अर्तज़ा ने फ़ौरन उसे छोड़ दिया। छोड़ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। कल मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद मत रखना, नरमी से इसका गाल चूमते हुए कहा, जबकि इसकी इस हरकत पर शानी सर से पाँव तक सुर्ख हो गई। इसके चेहरे पर अपनी चाहत के हसीन रंग देखते हुए अर्तज़ा ने मोहब्बत से इसका हाथ थामा और एक बार फिर से इसके कमरे में छोड़कर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। रोशाने, जो इसकी हरकत पर पहले ही गुस्सा थी, दरवाज़ा लॉक होने को भी नोट ना कर पाई थी। जब गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन मायूसी के सिवा और कुछ ना मिला। इसे अब तक यहाँ ये यकीन नहीं आ रहा था कि अर्तज़ा इसे अपने ही घर में, अपने ही कमरे में लॉक करके जा चुका है। इसे तैयार करने के लिए ब्यूटेशन आ चुकी थी, जो 4 बार इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुकी थी, लेकिन उसने दरवाज़ा ना खोलने का फ़ैसला कर लिया था। वो 2 दफ़ा नानो भी उसके कमरे में आई और मामू भी उसके कमरे में आए, लेकिन उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो इस तमाशे का हिस्सा नहीं बन सकती। वो ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगी जैसा अर्तज़ा चाहता है। इस दौरान एक बार फिर से दरवाज़ा बजा, लेकिन इस बार दरवाज़ा खटखटाने वाली ना तो ब्यूटेशन थी और ना ही नानो और ना ही मामू। शानी, दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा और तुम जानती हो कि मैं ऐसा कर गुज़रूँगा। अर्तज़ा ने गुस्से से दरवाज़ा पीटते हुए कहा। अर्तज़ा प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं नहीं होने दूँगी, शानी तकरीबन चिल्लाते हुए बोली। लेकिन इसी वक्त से अपने कमरे में क्लिक की आवाज़ आई। इसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसकी चाबियां अर्तज़ा के हाथ में थी, और तेज़ तेज़ कदम उठाता इसकी तरफ आया। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है शानी, ज़िद मत करो। ज़िद के मामले में तुमसे कहीं कदम आगे हूँ। फ़िलहाल मैं तुमसे नरमी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें गलती सिर्फ मेरी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ और तुमसे कई बार माफ़ी मांग चुका हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मैं जब चाहूँ तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें वहाँ पर भी लेने आ सकता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें वक्त दे दिया। मुझे यकीन था कि तुम खुद आओगी वापस, और अब तुम आ चुकी हो, इसलिए मज़ीद नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से ये ड्रेस पहनो और लड़की तुम्हें तैयार करने आएगी। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन आज से तुम मेरे कमरे में रहोगी, मेरी बीवी बनकर। इसकी आंखों में आंखें डालकर अर्तज़ा ने बहुत कुछ बावर करवाया। वो ड्रेस उसके करीब करता चला गया। मैं बता चुकी हूँ कि मैं इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहती। बंद करें अपने ड्रामे, और नहीं करनी मुझे आपके साथ कोई भी शादी। मैं यहाँ तलाक लेने आई थी, ना कि आपके साथ ज़िंदगी गुजारने। शानी की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि बाहर खड़ी लड़की आराम से सुन सकती थी, लेकिन तभी अर्तज़ा का मजबूत हाथ इसका मुंह बंद कर गया। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि शानी बेड पर जा गिरी। बहुत समझा रही है तुम्हें प्यार से, सच है तुम प्यार के काबिल ही नहीं हो। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही ठीक है। इसका बाजू पकड़ते उसे खड़ा करते हुए इसने इसका ड्रेस उठाया और घसीट कर वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा। तुम चाहती हो मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करूँ? ओके जान, ये मेरे लिए एक खूबसूरत तजर्बा होगा, उसका दुपट्टा खींचते हुए कहा। जैसे शानी ने मजबूती से अपने हाथ में थाम लिया। से पहले शानी ने कभी अर्तज़ा का ये रूप नहीं देखा था। अर्तज़ा प्लीज़ ऐसा मत करें। शानी का सारा गुस्सा खौफ तब्दील में हो चुका था। कम ऑन, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा शौक़ और हक़ रखता हूँ तुम पर। अर्तज़ा ने इसके करीब आया। मैं खुद पहन लूँगी, शानी जल्दी से बोली। गुड गर्ल, ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी आओ तैयार होकर। इसके गाल पर अभी थोड़ी देर पहले इसने थप्पड़ मारा था। मोहब्बत से हाथ फेरता इसके दर्द पर अपने होंठ रख कर चला गया।
सॉरी इसके लिए भी, बस इतना कहकर वो निकल गया। जबकि इसकी हरकत को देखते हुए शानी बुरी तरह घबराई। ब्यूटिशियन ने इसे सचमुच सर से पैर तक चेंज कर दिया था। इसने कभी नहीं सोचा था कि वह दुल्हन बनकर इतनी खूबसूरत लगेगी। सुर्ख रंग के इंतहाई खूबसूरत लहंगे में वो किसी परी से कम ना लगी थी। शाम 6 बजे का वक्त था जब अर्तज़ा इसके कमरे में आया और इसे देखता ही रह गया। शानी की खूबसूरती का दीवाना तो वो न जाने कितने सालों से था, लेकिन आज शानी सचमुच में उसकी होश उड़ा रही थी। वो हमेशा से कहता था कि उसकी दुल्हन दुनिया की सबसे बेहतरीन दुल्हन और खूबसूरत दुल्हन होगी, और आज शानी इसके लिए वाकई दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन थी। उसने कमरे में आते ही ब्यूटिशियन को जाने का इशारा कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके करीब आया कि ये सब कुछ मेरे लिए है। अर्तज़ा ने इसके सजा सवरा रूप देखते हुए कहा, जबकि शानी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो इससे शर्मा क्यों रही है। उसे तो उस पर गुस्सा होना चाहिए, आखिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ने जा रहा था। लेकिन फिर दिल के किसी कोने से आवाज़ आई, ये शख्स आज भी उसके दिल की दुनिया का शहंशाह है। छोटी सी उम्र में ही उसने दिल की सारी सल्तनत जिसके नाम कर दी। और उससे लम्हे का इंतज़ार तो उन दोनों ने किया था, लेकिन काश हालात आज ऐसे ना होते। काश वो इस पर यकीन करता, काश वो इसके दिल की दुनिया को इस तरह से बर्बाद ना होने देता। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा ना था। अर्तज़ा कितनी देर उसे देखता, जवाब का इंतज़ार करता रहा। कोई जवाब ना पाकर आहिस्ता से उसका हाथ थामा और बाहर ले जाने लगा। जबकि रुशाने कितनी देर से बाहर जाने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इसका इरादा साहब मेहमानों के सामने शोर मचाकर इसकी रुखसती को रोकना था। इसका हाथ थामते हुए वो बाहर की तरफ आई, जहाँ पर रुखसती का इंतज़ाम किया गया था। खैर, इंतज़ाम तो किया ही था, बस इसे थोड़ी देर में इसके पहलू में बिठाकर इसके रूम में पहुंचाना था। लेकिन रोशानी ने फैसला कर लिया था कि वो इतनी आसानी से अर्तज़ा को खुद से नहीं जीतने देगी। वो यहाँ से तलाक लेने के लिए आई है और तंजील से शादी का वादा कर चुकी है। वो इंसान जो 4 साल से इसका मुंतज़िर था। 4 साल तक वो इसे शादी के लिए प्रपोज़ करता रहा, लेकिन अर्तज़ा की मोहब्बत कहीं न कहीं आड़े आ रही थी। लेकिन अब रोशानी ने फ़ैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो तंजील से शादी ज़रूर करेगी। तंजील ही इसकी मोहब्बत का असल हकदार था, जिसने इसे वक्त संभाला जब इसका प्यार अर्तज़ा इसे छोड़ चुका था। रोशानी जो कमरे से बाहर आते हुए न जाने कितनी प्लानिंग कर चुकी थी कि वो किस तरह से अर्तज़ा को सबके सामने रुसवा करके वापस तुर्की चली जाएगी। ऐसा कुछ भी ना हुआ। इसके कदमों वहीं रुक गए। बाहर कोई मेहमान मौजूद ना था, बस वो चंद नौकर मामू और नानो। अब तुम सोच रही होगी कि यहाँ मेहमान क्यों नहीं है। दरअसल मेहमानों को मैंने कल वलीमे पर इनवाइट कर दिया है, और जहाँ तक रुखसती की बात है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस हसीन रूप में मेरे अलावा कोई दिखे, और वलीमे पर मेरा इरादा तुम्हें घूंघट में रखने का है। वो साकत खड़ी अर्तज़ा की बेतुकी बातों को सुन रही थी, लेकिन फिर भी रुखसती तो एक रस्म है जो होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये सारा इंतज़ाम किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश अधूरी रहे। मुझे पता है तुम्हें मेहंदी कुछ खास पसंद नहीं, वरना यह रस्म भी स्पेशल रखवा देता। वलीमा मेहंदी तो हमारी हो चुकी है, अगर तुम्हें याद हो तो। खैर छोड़ो, ऐसी कोई खूबसूरत याद नहीं जिसे याद रखा जाए। अर्तज़ा ने 4 साल पहले के बारे में सोचते हुए कहा, लेकिन अब हमने यादें नहीं बनाएंगे जिसमें सब कुछ परफेक्ट होगा। अर्तज़ा ने बातों ही बातों में इसके होश ठिकाने लगा दिए। वो जो न जाने क्या क्या सोचकर कमरे से बाहर आई थी, इसकी सारी सोचें सिर्फ एक ख्वाब ही रह गई थी। अर्तज़ा से जीतना इतना आसान ना था, और स्टेज पर बैठते हैं वो कितनी अजीब शादी है, एकदम खाली खुली, ना कोई मेहमान ना कोई खास रस्म। खैर छोड़ो, हम भी क्या बेकार की बातें करने लगे। वलीमे की रस्म तो हो कि ना, तो अब मुझसे शर्माना चाहिए। इसका हाथ थामे वो आहिस्ता से इसे लेकर स्टेज की तरफ बढ़ा। आपको क्या लगता है अर्तज़ा कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करके आप जीत जाएंगे? नहीं अर्तज़ा, हैदर आप हार चुके हैं। आप एक हारे हुए इंसान हैं, और ये जो आपके ड्रामे हैं ना, मुझे आपके बगैर कोई भी ना देखे, नहीं आप ख़त्म कर दें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने यहाँ पर मेहमानों को इसलिए नहीं बुलाया कि कहीं आपका भांडा ना फूट जाए, कि सबको पता ना चल जाए कि आप ज़बरदस्ती ये सब कुछ कर रहे हैं। आपके हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोली, शानी बेटा अब बस करो, बहुत हो चुका है। वो तुमसे मोहब्बत करता है, वो शौहर है तुम्हारा, तुम इसके निकाह में हो पिछले 6 साल से। वो जब चाहे तुम्हें यहाँ लेकर आ सकता था, लेकिन उसने तुम्हारा इंतज़ार किया। लेकिन अब तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही हो। नानो ने मज़ीद बर्दाश्त ना किया। अर्तज़ा की हमायत नानो के मुँह से सुनकर वो तलख से मुस्कुराई। मैं पता नहीं आपको अपना सबसे बड़ा हमदर्द कैसे समझती रही नानो। सच तो ये है कि आपने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। आपने हमेशा यही कहा कि अर्तज़ा को समझो, उसके मियार पर उतरने की कोशिश करो, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखो। आपने कभी उनसे कहा कि ये मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखें, मेरे मियार पर उतरने की कोशिश करें, ये मुझे समझने की कोशिश करें? क्या कभी कहा? नहीं ना, क्यों कहती?
आपके पोते तो ये हैं जिनसे आप सच्ची मोहब्बत करती हैं। आपके नज़दीक मैं कभी कुछ थी ही नहीं जो आप कभी मेरे बारे में सोचती। आखिर इतना बड़ा एहसान किया था आपने मुझ पर, एक बिन माँ की बेटी को पाला जिसका बाप तो छोड़कर तुर्की चला गया था। इतना तो हक बनता है आपका। शानी के लहजे में आहिस्ता आहिस्ता नमी और बदतमीज़ी शामिल हो गई। जब हाल में ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी, शानी लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरी। आज के बाद दादों से बात करने से पहले इस थप्पड़ को याद रखना। तुमसे मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अपने घर के बुजुर्ग की इज्जत अपनी जगह। अर्तज़ा, क्या कर रहे हो तुम सब? शर्म और लिहाज भूल गए हो क्या? दादो तेज़ी से आगे बढ़ी और शानी के करीब और न चाहा, बस कर दे, नहीं है ज़रूरत मुझे आपकी हमदर्दियों की। शानी के होंठों से खून फिर बहने लगा। बस बहुत हो गया तमाशा तुम्हें, और तुम बाज नहीं आओगे। अर्तज़ा ने इसका हाथ पकड़ा और इसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया। छोड़ें, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। अर्तज़ा ने इसे लाकर बेड पर बिठाया। शानी, तुम्हारे पास 2 घंटे का वक्त है, जितना जल्दी हो सके अपना माइंड सेट कर लो। मैं जब 2 घंटे के बाद इस कमरे में आऊँ तो मुझे ये रोती शक्ल ना मिले। साइड दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हुए कहा। एक बात कान खोलकर सुन लो शानी, तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक आएगा। मैं गलती पर था और इसकी माफ़ी मैं तुमसे मांग चुका हूँ। अगर चाहोगी तो सारी ज़िंदगी माफ़ी मांगूंगा, लेकिन तुम्हें रहना मेरे पास होगा। रोशाने, अर्तज़ा हैदर सिर्फ और सिर्फ अर्तज़ा हैदर की है, कोई दो कौड़ी का तरकिश तंजील साबिर इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। इसके होंठ से खून साफ करते हुए बोला, जबकि शानी एक लफ्ज़ भी ना बोली, बस उसे शिकवा ज़दा नज़रों से देखती रही। मुझे एक मौका दो शानी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसका चेहरा अपने हाथों में थामते वो जान लुटाती नज़रों से देखते हुए बोला, तुम अर्तज़ा हैदर की ज़िंदगी का मकसद हो, इससे इसका मकसद मत छीनो। तुम्हें खुदा का वास्ता, इसका लहजा कभी नरम था तो कभी सख्त। शायद उन 4 सालों में वो बहुत कुछ सीख चुका था। बस इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर मुड़ा। 2 घंटे में तुम्हारे पास 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, अपने आप को तैयार कर लो। पिछले 6 साल में एक भी ऐसी रात नहीं जो मैंने उस रात का इंतज़ार ना किया हो, और तुम्हारी बेफजूल ज़िद की वजह से मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। अर्तज़ा जा चुका था, जबकि रोशानी ने कमरे की हर तरफ नज़र घुमाई कि इसे किसी तरीके से आज रात अर्तज़ा से बचने का कोई तरीका मिल जाए। वो अपने वादे के आइन मुताबिक पूरे 2 घंटे के बाद कमरे में वापस आया तो देखा वो सोने की भरपूर एक्टिंग कर रही थी। वो जानता था कि बेसकूनी में शानी को कभी नींद नहीं आती। इसकी हरकत पर वो मुस्कुराया। जहाँ वो बेड पर अपना तमाम तर संसार उतार कर मज़े की नींद लेने की कोशिश कर रही थी, अर्तज़ा ने बिना इसके ओवर एक्टिंग के परवाह किए झुककर इसके माथे पर प्यार किया। आई मिस यू। पिछले 4 साल से तुमने मुझे बहुत सताया है, मानता हूँ हर बात में गलती मेरी है और मैं तुमसे सारी ज़िंदगी माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी इस खूबसूरत रात को बर्बाद करने की इजाज़त कभी नहीं दूंगा। वो अपनी भरपूर एक्टिंग को कामयाब करने की कोशिश कर रही थी। आखिर तंजील से 4 साल से यही तो सीख रही थी, लेकिन सामने खड़ा उसका शौहर भी अर्तज़ा हैदर था, जो बचपन से इसके रग रग से वाकिफ़ था। अर्तज़ा ने इसे न देखकर इसके बाजू से पकड़ा और एक झटके में सीधा खड़ा कर दिया। तुम्हें मेरी बातें समझ में क्यों नहीं आती? अब ये मत कहना कि अपने हक के लिए मैं तुम्हारी बैठ कर मिन्नतें करूँगा। इसे कमर से पकड़ कर अपने करीब कर लिया। छोड़ें अर्तज़ा मुझे। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पी। तो छोड़ो शानी, तुम छोड़ो ये बेजा ज़िद। मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम्हारी आंखें सिर्फ बताती हैं कि तुम आज भी मुझे चाहती हो। अर्तज़ा ने इसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, गलत फहमी है आपकी, नहीं करती मैं प्यार आपसे। ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आपसे मैं प्यार करूँगी? भूल गई आपने 4 साल पहले क्या किया था मेरे साथ? मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत, मेरा हक किसी और की झोली में डाल दिया। एक बार भी आपने मेरी तरफ देखने की गलती नहीं की। आपने मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया तबाह कर दी। एक बार भी आपने मुड़कर देखा किस हाल में हूँ? शानी तड़पते हुए बोली। शानी, मैं समझ सकता हूँ। अर्तज़ा ने कुछ कहने की कोशिश की। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई अर्तज़ा साहिब, आप नहीं समझ सकते। शानी ने चिल्लाते हुए इसकी बात काटी। एक बार भी आपने मेरे बारे में सोचा कि मैं कैसे जीऊँगी आपके बगैर? एक बार भी आपने मुझ पर यकीन किया? नहीं किया आपने मुझ पर कोई यकीन नहीं किया। अर्तज़ा, आप कहते थे ना मोहब्बत यकीन है, तो मैं कैसे मान लूँ आपकी इस मोहब्बत को जिसमें यकीन ही नहीं है? नहीं है मुझे आप जैसे खोखले इंसान से मोहब्बत। सिर्फ गलती थी वो जो मैंने की थी, और अब अपनी गलती को सुधार के जाऊंगी। बेतहाशा रोते हुए शानी ने एक एक लफ्ज़ छुपा छुपा कर कहा। शानी, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, बहुत बुरा किया मैंने। उस वक्त बहुत बुरा इंसान था मैं, तुम्हारे बगैर कोई होश नहीं रहा। मैं यहाँ हाँ, दे दिया तुम्हारा हक किसी और को। होगी गलती तुम्हारी, हर चीज़ मैंने बांट दी। हाँ, मैंने सब कुछ औरत को दे दिया।
लेकिन अर्तज़ा हैदर सिर्फ तुम्हारा है, इसने आज तक अपनी मोहब्बत में गद्दारी नहीं की। वो कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है शानी। तुम नहीं जानती ये 4 साल मैंने तुम्हारे बगैर किस तरह से गुजारे। मैं हर रात तड़पा हूँ, हर रात रोया हूँ। अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बात करते करते अर्तज़ा की आंखों में आंसू गिरने लगे, जो शानी को ऐसा लगा जैसे इसकी दिल पर गिर रहे हों। तुम जानती हो शानी, मैं तुम्हें कभी दादों से नहीं बांट पाया तो खुद से कैसे दूर जाने दूँ। मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम सिर्फ मेरी हो। आहिस्ता आहिस्ता इसके कान में सरगोशी करते बिना इसे मजाकमत का मौका दिए इसके बालों में मुंह छुपा गया। 6 साल पहले कितने खुश थे वो एक दूसरे के साथ, इन दोनों में किसी तीसरे की जगह न थी। अपने इन दिनों को याद करते जाना जाने कब वो बिल्कुल उसकी बाहों में कैद होकर रह गई, लेकिन जब उसे होश आया तब बहुत देर हो चुकी थी। अर्तज़ा मुकम्मल तौर पर उसे अपना बना चुका था। अब वो हर लिहाज से मिसेस अर्तज़ा हैदर बन चुकी थी, और हर बार की तरह इस बार भी अर्तज़ा इससे जीत गया और शानी हार गई। जीत में जो अर्तज़ा हैदर ने शानी को पा लिया। सुबह अर्तज़ा की आंख खुली तो एक खूबसूरत सी मुस्कान इसके चेहरे पर थी, जब उसके चेहरे के नकूश को मज़ीद खूबसूरती से बख्श रही थी। आज इसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह थी, और इस खूबसूरत सुबह को खूबसूरत बनाने वाली इसकी जान न जाने कहाँ थी। कमरे में हर चीज़ की तरफ नज़र घुमाई, लेकिन जिसकी तलाश में उसकी नज़र मुंतज़िर थी वो कहीं नहीं मिल रही थी। न जाने कहाँ चली गई थी सुबह ही सुबह ये लड़की। अर्तज़ा को इस वक्त उसे देखने की बेताबी थी, जो कल तक इसे बेतहाशा नफरत का इजहार कर रही थी, आज यकीनन उसे शर्माई शर्माई सी घूम रही होगी। रात को बिना मुज़ाहमत किस तरह से उसने अर्तज़ा को अपना आप सौंपा था, इसे सोचते हुए अर्तज़ा के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट आई। वो जितना उसे सोच रहा था इतना ही उसकी बेताबियाँ बढ़ रही थी। अर्तज़ा जल्दी से बेड से उठा और फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर वापस आया तो कमरे से बाहर जाने लगा। उसे शानी को देखने की जितनी जल्दी थी उतना ही उस पर गुस्सा आ रहा था। शादी की पहली सुबह वो बिना उसे जगाए उठकर चली गई बाहर। दादों के मुताबिक ये उनके रूल्स के खिलाफ था। इनका कहना था कि दूल्हा और दुल्हन शादी की पहली सुबह एक साथ बाहर आते हैं ताकि आगे भी ज़िंदगी के हर कदम पर दोनों साथ चलें, जबकि यहाँ शानी मैडम खुद ही अकेला इसे छोड़कर चली गई। अर्तज़ा ने ढूंढते हुए वो इसे बाहर निकल गया। इसके होश खाश चेहरे को देखते हुए दादों ने इसकी नज़र उतारी, जो न जाने कितने सालों से इसकी खुशी को देखने को तरस चुकी थी। मेरी बीवी कहाँ है? अलग ही अंदाज में पूछा। इसके लहजे से छलकता गुरूर और हक दादों मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। आप कहाँ जाना है? उसने वहाँ बाहर बैठी है, हमसे नाराज़ है, बात भी नहीं कर रही, दादों ने उदास लहजे में बताया। अब तक नाराज़ है आपसे? अर्तज़ा ने हैरान होकर पूछा। हाँ, क्या तुमसे नाराज़ नहीं है वो? दादों ने पूछा। नहीं, मैंने तो रात को ही उसे मना लिया था। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ, तुमने मना लिया है तो उसे अंदर लेकर आओ, नाश्ता कर लो। और दोबारा कहा, लेकिन मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया उसने, हत्ता कि मेरी तरफ देखा भी नहीं। दादों ने उदासी से बताया। अच्छा, आप फ़िक्र ना करें, मैं उसे लेकर आता हूँ, आप नाश्ता लगाएं। इन्हें माथे पर बोसा देते वो बाहर लॉन की तरफ चला गया, जहाँ उसकी जान अकेली बैठी मौसम एंजॉय कर रही थी। वो बिना आवाज़ पैदा किए इसके करीब आया और पीछे से झुककर इसके गाल का बोसा ले लिया। इसके अचानक इस हरकत पर शानी करंट खाकर खड़ी हो गई, जबकि इसके इस तरह घबराने पर अर्तज़ा की कहका बेसख्ता हो गया। क्या हो गया है? इस तरह से क्यों घबरा रही हो? मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता जो इस तरह गुस्ताखी करे। अर्तज़ा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, जबकि शानी ने इसे अपने पास आते देखकर अपनी राह बदली और अंदर की जानिब जाने लगा। जब अर्तज़ा ने इसे जाते देखा, इसका हाथ पकड़ा और अपने करीब कर लिया। अब इस फ़रार का क्या मतलब निकालूं मैं? इसके बालों से कैचर निकालते हुए बोला, जबकि इसकी इस हरकत पर शानी के सारे बाल कमर पर बिखर गए। क्या मसला है आपके साथ? शानी ने गुस्सा दिखाने की कोशिश की मगर नाकाम, जबकि अर्तज़ा इसके चेहरे पर शर्म और हया महफूज होकर देख रहा था। अब तो मत पूछो ये सब कुछ, अब तो सब कुछ ठीक है, फिर क्यों इस तरह गुस्सा दिखा रही हो? अर्तज़ा ने इसे मज़ीद अपने करीब करना चाहा। अर्तज़ा, छोड़े मुझे। क्यों छोड़ो भाई? अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कल रात के बाद तो हरगिज़ नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने नखरे क्यों दिखा रही हो। अगर ये सारे नखरे तुम कल रात को करती तो मैं कुछ समझ भी सकता था, जबकि कल रात तुम अर्तज़ा कुछ कहते कहते शरारत से मुस्कुराया। हाँ, चुप क्यों हो गए? बोलो, कल रात किस तरह से आपने मुझे बातों में बहला फुसला कर अपना मतलब निकाला? किस तरह से मेरी मोहब्बत को इस्तेमाल किया? शानी फूट पड़ी। बकवास बंद करो शानी, कल रात तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ थी, और ख़बरदार जो तुमने मेरी मोहब्बत को मतलब का नाम दिया। सच तो ये है कि कल रात तुम खुद को रोक नहीं पाई मेरे पास आने से। तुम खुद बेबस हो मेरी मोहब्बत के सामने। और अब ये बेफजूल का रोना धोना बंद करो। आज शाम को हमारा वलीमा है, नाश्ता करो और थोड़ी देर में ब्यूटिशियन आकर तुम्हें तैयार करेगी। और अपना जो शौक़ तुम कल पूरा कर लेना। सबके सामने मुझे बदनाम करने बेशक आज कर लो। अस्सलाम